Good morning and a very, very happy morning. We are reading Dane Maxwell Start from Zero और चैप्टर नंबर 15 में ओनरशिप वर्सेस एक्सपर्ट थिंकिंग को बताते हुए डेन हमसे पूछ रहे हैं कि आप एक्सपर्ट हैं कि ओनर हैं। अगर करेक्टली किया जाए ना तो इन दोनों का डिफरेंस आपकी इनकम के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क ला सकता है। इतना ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हैं अगर आप चीज़ों को ठीक से करें। ओनरशिप या किसी का मालिक बनना एक बहुत ही सेफ रास्ता है रादर की एक्सपर्ट बनना, अगर आप इसके अंदर ट्रेंड हो जाएं और नॉलेजेबल हो जाएं। वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि वो एक क्लब में गए जहाँ पे लड़के और लड़कियाँ थे और ये वहाँ पर गए उन्हें वेल्थ क्रिएशन की टीचिंग देने के लिए। उन्होंने उनसे पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो। उन्होंने बोला हम बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहते हैं, रैपर बनना चाहते हैं। और ये सुन के डेन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उनका जो ब्रेन था वो कहते हैं वो टीवी देखने का प्रोडक्ट था। उनकी कंडीशनिंग थी जहाँ पे उन्होंने ये सीखा था कि भाई वो फेमस होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं। तो डेन कहते हैं मैं उन्हें बताना चाहता था कि ओनर बनना और एक्सपर्ट बनने के फ़र्क क्या होता है, कि वो कैसे, जब वो एक एक्सपर्ट होते हैं तो वो एक स्किल, एक काम जानते हैं जिनके एक्सचेंज में उन्हें पैसा मिलता है। ओनर जो होता है वो अपने लिए खुद एसेट्स क्रिएट करता है और पैसा क्रिएट करता है। जब वो सो रहे होते हैं ना तो भी पैसा मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ओनर बहुत अलग ढंग से काम करता है। तो ये बड़ा अनकंफर्टेबल ट्रांजिशन है अगर आप एक्सपर्ट हैं और आप ओनर बनना चाहते हैं। तो उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन जो उन बच्चों से पूछा, रादर उन प्लेयर बनना चाहने वाले बच्चों से पूछा, उन्होंने पूछा कि आप माइकल जॉर्डन जो एक बास्केटबॉल प्लेयर रहे हैं वो बनना चाहते हैं कि शिकागो बुल जो उन्हें खिलाती थी वो बनना चाहते हैं। तो सब बच्चे जॉर्डन बनना चाहते थे क्योंकि वो एक लेजेंड है, क्योंकि वो उसको टीवी पे बहुत ग्लोरी में खेलते हुए देखते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर आप जॉर्डन होंगे और आपकी इंजर हो जाएगी लेग तो क्या आप स्टिल खेल पाएंगे? बोले नहीं। अगर आप नहीं खेलेंगे तो क्या आपको पैसे मिलेंगे? तो उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर बोला नहीं कि पैसे तो तभी मिलेंगे जब हम खेलेंगे। तो अब उनका दिमाग सोचने लग गया था। तो मैंने उनसे पूछा लेकिन अगर आप शिकागो बुल कंपनी जो कि माइकल जॉर्डन को खिलाती है, अगर आप वो होंगे तो क्या आपका इंजर होगा लेग तो भी आपको पैसे मिलेंगे? तो उन्होंने बोला हाँ मिलेंगे, क्योंकि टीम तो तब भी खेलेगी, गेम तो तब भी चलेगी चाहे प्लेयर को चोट लगी हो या नहीं लगी हो। तो आप क्या बनना चाहेंगे, शिकागो बुल या माइकल जॉर्डन, अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है? तो सबने बोला ओनर बनना चाहेंगे, मालिक बनना चाहेंगे। तो डेन ने उनसे फिर पूछा कि लेकिन बास्केटबॉल खेलना तो फ़न है। बोले हाँ हम फ़न के लिए खेलेंगे ज़रूर। तो एक लिटिल आइडिया दे रहे हैं वेल्थ क्रिएशन के रिस्पेक्ट में डेन कि एक्सपर्ट, किसी चीज़ की एक्सपर्टीज़ होना और ओनरशिप में कितना फ़र्क है। और वो ये बता रहे हैं अगले पैराग्राफ के अंदर कि एक कंपनी जो प्लेयर को खिलाती है वो एक प्लेयर से कम 4 से 5 गुना ज़्यादा कमाती है। एक एम्प्लॉई जितने भी पैसे कमाता है उसके एवज के अंदर एक कंपनी उससे बहुत ज़्यादा पैसे कमाती है। इसका मतलब कि अगर आप एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट बन जाएं तो आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे अपने एक्सपर्टीज़ के लिए। अनदर थिंग वो बताती है कि इन प्रोपोर्शन दिखाने के लिए कि एक एवरेज स्मॉल कंपनी एक एम्प्लॉय से अगर $100 में एग्जाम्पल दे रही हूँ जनरेट कर पाती है तो एक लार्जर कंपनी उसी एम्प्लॉय से $200, और जो 500 फॉर्च्यून कंपनी है उसी एम्प्लॉय से $300, और एक ऑयल कंपनी जो जनरेट करती है उसी एम्प्लॉय से $2000 पर एम्प्लॉय जनरेट कर पाती है। मीन्स उनकी सोच फॉर वेल्थ क्रिएशन ऐसी है कि वो पर पर्सन रेवेन्यू भी ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो आप एक एक्सपर्ट बनने से ज़्यादा ओनरशिप में इतना पैसा कमा सकते हैं कि आपको थोड़ा सा वो सोच के भी आप थोड़ा सा नट्स हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं। सो माइकल जॉर्डन ने जो अपना पैसा कमाया वो तकरीबन $100 मिलियन कमाए, और उसके साथ में एक्सपर्टीज़ था वो बास्केटबॉल का, पर साथ में एडवर्टिजमेंट से कमाए जो वो नाइकी के शूज़ के लिए करता था या नाइकी कंपनी के लिए करता था। तो डेन कहते हैं कि आई वॉन्ट टू एड्रेस द स्पेक्टिक इन अस ऑल, कि हम कैसे सोचते हैं। तो
हमारे अंदर जो बंदा है ना, पता है कैसे सोचता है, ओके हु हैज़ द मनी टू बाय द NBA टीम, क्या हमारे पास पैसा है कि हम एक टीम को खरीद कर एक कंपनी रन कर सके। मेरे पास तो ऐसी कंपनी बनाने के लिए या खरीदने के लिए कि शिकागो बुल की कंपनी कर सके। तो डेन कहते हैं एक असली ओनर ऐसा कभी नहीं सोचता, बल्कि वो ये सोचता है कि मैं आई कैन नॉट नहीं सोचेगा कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं, वो पूछेगा अपने आप से कि मैं किस तरह से शिकागो बुल अफोर्ड कर पाऊँ। तो सोच ये नहीं कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, सोच ये है कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तो क्वेश्चन जो है वो ऐसा प्रश्न हो सकता है आपकी ब्रेन को बड़ा टैक्स करे, इसे तोड़ना मोड़ना चालू करे, क्योंकि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल साउंड कर रहा है। लेकिन रिसर्च अगर आप करेंगे और समय देंगे और अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करेंगे ना थोड़ा, तो आप अपने रास्ते पे आगे चलते जाएंगे और आप छोटा शुरू करते हुए भी एक दिन टीम को ओन कर लेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है। सो देयर इज समथिंग यू वर्क अप टू, कि आप आगे 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 चलने के लिए कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। अगर आप इसे अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लें कि मुझे एक स्पोर्ट्स टीम को ओन करता ही करना है, तो आपका ये सोचना कि मैं इसे कैसे कर सकता हूँ ये गलत नहीं है, ये भी वैलिड है। लेकिन हर जगह एक रास्ता होता है जो आपके लाइफ के मिशन को पूरा करे, और अगर आप ट्राई करेंगे तो यू विल ओ इट ऑल्सो। तो ग्रेट चीज़ें, महान चीज़ें तभी क्रिएट होती हैं जब लोग थोड़ा रिस्क लेते हैं और आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि चीज़ों को कैसे फिगर आउट किया जाए। एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है इस प्रश्न का, हाउ कैन आई अफोर्ड इट। वी आर नॉट टॉट द वैल्यू ऑफ ओनरशिप, हमें ये सिखाया ही नहीं गया है। सेफ्टी ऑफ ओनरशिप, हमें ये नहीं सिखाया गया है कि उसमें कितनी सुरक्षा है, उसमें कितनी ओनरशिप है, उसमें कितनी मलकियत है, और ओनरशिप में कितनी वेल्थ है, धन है। तो अगर आपके पास में ड्रीम है कि आप किसी चीज़ के एक्सपर्ट बने, लाइक बास्केटबॉल, डांस, सिंगिंग, तो ये आप अपने लिए ज़रूर करें, आप अपने शौक़ को ज़रूर पूरा करें, आप उसमें एक्सपर्ट ज़रूर बने। सो डेन आपके साथ में ओनरशिप की पोटेंसी, यानी उसके अंदर कितनी ताकत है, उसे इलस्ट्रेट करना चाहते हैं। वो कहते हैं जब आप सीख लेते हैं ओनरशिप का स्किल 15 साल तक अपनी ज़िंदगी में, इंस्टेड आप ये सीखें कि आप एम्प्लॉय कैसे बनेंगे, तो आप ये देखेंगे यू विल बी वन मोर कंफर्टेबल बीइंग एन ओनर, कि आप मालिक बनने में ही कंफर्टेबल हो जाएंगे। ओनर्स आर इन द बैकग्राउंड, ओनर जो होते हैं ना वो पीछे होते हैं, फोर फ्रंट में नहीं होते हैं। आप उन्हें देखते हैं टीवी लाइक एक्सपर्ट्स, यू डोंट सी देम कि जैसे टीवी के ऊपर एक्सपर्ट्स दिख रहे हैं, वो नहीं दिखते हैं आपको। वो ऐसे हैं जो पैसे को प्रिंट कर रहे होते हैं, उनकी इनकम किसी रिस्क में नहीं होती है, वो शो नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन वो किस चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं, वो फोकस कर रहे होते हैं मालिक बनने के ऊपर। तो इसको चलिए और कॉन्क्रीट करते हैं और पक्का करते हैं। एक 4 स्टोरी कमर्शियल बिल्डिंग है डाउनटाउन डेस मोइनेस लोआवा में, और ये एक डाउनटाउन है और ये पूरा रेंटेड है। यहाँ पे 6 टेनेंट्स हैं जो रेंट पे कर रहे हैं अपने ओनर को। तो जितने भी रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हैं डेस मोइनेस में, वो इस 4 स्टोरी कमर्शियल बिल्डिंग को चाहते हैं। मैं मालिक को जानता था, वो मेरा एक कॉलेज का प्रोफेसर था, डेन कहते हैं। 2006 में इट वॉज फॉर अ सेल, ये जो बिल्डिंग है ये सेल में थी 1.6 मिलियन के लिए। उसने इसको ख़रीदा और कोई भी अपना पैसा नहीं यूज़ किया। और कैसे ख़रीदा, उसने सबसे पहला प्रश्न पूछा कि मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। इस क्वेश्चंस ने उसको, उसके माइंड ने आंसर किया, और उसने हिस्टोरिक टैक्स क्रेडिट, दैट मीन्स कि वो उसका हिस्टोरिक लुक मेंटेन करेगा एट द बेस्ट ही कुड, तो उसे टैक्स क्रेडिट मिलेंगे गवर्नमेंट के साथ में। तो उसने 1 मिलियन के टैक्स क्रेडिट के लिए अप्लाई करा। उसका मतलब कि उसको टैक्सेस नहीं पे करने पड़ेंगे अपने $1 बिलियन की इनकम के ऊपर। वाह, ये लिक्विड गोल्ड है। तो रियल एस्टेट जो है ना, इट्स नट्स, पागल होते हैं ये लोग थोड़े से जो होते हैं। फिर वो ऑनलाइन गूगल पे गया, उसने उन लोगों को खोजा
जो इन टैक्सेस को, क्रेडिट को कैश के लिए खरीदते हैं। सो ये एक बिजनेस है कि गवर्नमेंट आपको कुछ टैक्स रिबेट देती है और कुछ लोग उस टैक्स रिबेट के पेपर्स को आपसे खरीद कर अपने बिजनेस के अंदर यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे वेल्दी लोग थे जो कि बहुत टैक्स पे करते थे। सो उन्होंने ये टैक्स क्रेडिट के जो पेपर थे अपने मनी को सेव करने के लिए इस बंदे से लिए, एंड ही फाउंड एंड सोल्ड 1 मिलियन टैक्स क्रेडिट को किसी को 900,000 डॉलर के लिए। दिस मीन्स कि उस बंदे ने उसको पैसा दिया और अपने लिए 100,000 डॉलर का इनकम टैक्स को जो बचा लिया, तो उसको 10% रिटर्न अपने पैसे के ऊपर मिला। और मेरा जो प्रोफेसर था, डेन कहते हैं, उसको 900,000 डॉलर कैश में मिल गए, जिससे कि उसने 1.6 मिलियन की बिल्डिंग जो थी लेने के लिए। अब उसके बाद में वो रेनोवेटर्स को हायर करने गया और उसने अपनी जो बाकी पैसा था उसको डाउन पेमेंट दी फॉर अ कंस्ट्रक्शन लोन, कि वहाँ से उसको लोन मिले। और वहाँ पे क्योंकि मेरा प्रोफेसर खुद भी रियल एस्टेट एजेंट था, उसने 70,000 कमीशन भी बना ली जब उसने डाउन पेमेंट ली उसके अंदर। आज वो बिल्डिंग जो है 6 मिलियन की वर्थ है और एक काउंटी असेसर साइट है एंड इट कैन बी फुल्ली रेंटेड। तो उसमें से तो कैश फ्लो पहले दिन से ही आ रहा था। सो ही विल प्रोबेबली सेल इट समडे एंड ईजिली मेक 5 मिलियन डॉलर प्रॉफिट के अंदर, क्योंकि वो मालिक है और उसने अपने पैसे भी यूज़ नहीं करे। तो कोई भी बंदा प्रॉपर नॉलेज के साथ में इस डील को पुल ऑफ कर सकता था। ऐसी स्टोरीज़ के साथ में आप क्यों एम्प्लॉय बनना चाहेंगे? क्यों? क्योंकि आपके दिमाग के अंदर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ कंडीशनिंग है, प्रोग्रामिंग है। तो बीइंग की ओनर बनना रिस्की है, एम्प्लॉय बनना बहुत सेफ है। नहीं, ऐसा नहीं है। बीइंग अननॉलेजेबल इज़ रिस्की। किसी चीज़ का ज्ञान ना होना रिस्की है। एम्प्लॉय ओनर बनना रिस्की नहीं है। सो इस चीज़ को सोचिएगा। सो आगे हम कल स्टडी करेंगे एंड विल टेक द कॉन्वर्जेशन नेक्स्ट। सो व्हेन आई एम रीडिंग इट रिगार्डिंग आज के पॉइंट के अंदर हाउ स्मॉल कंपनी takes 100, bigger 200, this is making me think I run a small company, so even I want to see कि मैं पर बंदा जो पैसा देती हूँ how much I'm earning out of it. That's also coming a thought in my mind. Another thought which I've taken from the lesson today is creating a business in a way that आप अपना पैसा ना लगाएं और ये पैसा आपके बिना काम किए मल्टीप्लाई हो। It's huge. और ये सब क्यों सीख रही हूँ? क्योंकि आपके लिए ये बुक पढ़ रही हूँ, अपने लिए भी, क्योंकि आपने ये स्पेस क्रिएट की है ना। सो ग्रैटिट्यूड फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।